नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग एसएससी के विभिन्न एग्जाम हेतु जो लेटेस्ट 35 सीरीज देख रहे थे, आज हम 35 सीरीज में क्लास नंबर 8 देखेंगे। इससे पहले हमने आपको 7 क्लास प्रोवाइड करा दिया है। साथ ही इस सीरीज की पीडीएफ जो भी स्टूडेंट खरीदे हैं उनको पीडीएफ भी दे दी गई है और आगामी 35 क्लास होने तक के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड भी कर दिया गया है ना। इस सीरीज की पीडीएफ बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। आपको जिस भाषा में सहूलियत होती है लेकर के पढ़ सकते हैं और अपने जर्नी को अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। हमारा कोई सा भी कंटेंट चाहिए, आप इस मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए व्हाट्सएप मैसेज करेंगे और कंटेंट छोटी सी फी अदा करके बाय करेंगे, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक का प्रयोग करेंगे, व्हाट्सएप पे जाएंगे और कंटेंट को बाय करेंगे। जिनको कंटेंट बाय करना हो वही मैसेज करें। हाल समाचार मैं क्लास में ही कर लेता हूँ, है ना, और हाल समाचार से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी सफलता को तवज्जो देते हुए पढ़ाता हूँ। मैं तो क्लास में बिरले ही कभी कोई बात कहता हूँगा, ठीक है। ये है भैया आपका पैरासीटामोल 2 मार्क बूस्टर के जैसा काम करेगा, एसएससी वाले के लिए, दिल्ली पुलिस वाले के लिए। ये परीक्षा दर्पण है रेलवे के लिए। रेलवे के लिए 2 सीरीज है हमारे पास, दोनों पढ़ेंगे, मॉक टेस्ट लगाएंगे। रेलवे का एग्जाम भी कोई दिक्कत नहीं होगा। ये टॉपर चॉइस आज से 15 दिन पहले रिलीज हुआ था और इसमें जो आपके न्यू एग्जाम वेंडर है इनके बेस्ट क्वेश्चन को ज़्यादा कराया गया कि क्यों कहीं ना कहीं 6-7 महीना पहले से ही आपके जो वेंडर चेंज होने की हवा चल रही थी, उसको देखते हुए 36 सीरीज में हमने स्टेटमेंट क्वेश्चन ज़्यादा पढ़ाया है और उसी को मिला के ये जो है आपके टॉपर चॉइस बनाए गए हैं। जैसा आपकी रिक्वायरमेंट है आप ले सकते हैं और अपने जो है नैया को मझधार तक ले जा सकते हैं, बीच में नहीं छोड़ने का भैया, ठीक है, क्योंकि ऐसा कंटेंट पढ़ने का ही नहीं जिससे टाइम किल हो जाए। चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास पहले प्रश्नों के साथ। छोटी चैनल बड़ी बड़ी बातें अच्छा नहीं लग रहा होगा ना, तो मैं क्या करूँ, जो सत्य है वही बोलूँगा ना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? कौन से कथन सत्य नहीं है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट है आपका, भारत में डिजिटल संचार नीति नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी 2022 में शुरू किया गया था। दूसरा स्टेटमेंट है आपका, ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के मूल अधिनियम में संशोधित करता है। सबसे पहले स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। पहला वाला रॉन्ग है, दूसरा वाला राइट है। अब पहला वाला रॉन्ग क्यों है? क्योंकि जो आपका भारत में डिजिटल संचार नीति आई थी ये आपका 2022 में ना आते हुए ये आपका 2020 में आया था। कब आया था सर? ये 2020 में आया था, इसीलिए ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो गया है ना। इसके अलावा जो दूसरा स्टेटमेंट है इस स्टेटमेंट को भी समझेंगे क्योंकि यहीं से ही हूबहू क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। अगर आपसे पूछे कि ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 किस मूल संशोधन में संशोधन करता है, तो आप कहेंगे 2001, है ना, मूल अधिनियम ऊर्जा से संबंधित। चलिए नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट रहेगा, विद्युत मंत्रालय ने लोकसभा में ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 पेश किया है। इस विधेयक का प्रमुख उद्देश्य क्या है? जो गैर जीवाश्म प्रकार की ऊर्जा है ना, उसको बढ़ावा देना और जितने भी प्रकार के ऊर्जा वाली स्कीम आती है ओवरऑल उसका लक्ष्य क्या होता है? नेट जीरो के तरफ चलना। क्योंकि जो कार्बन का उत्सर्जन है वो बहुत ज्यादा होने से सिर्फ अपने इंडिया के लिए नहीं पूरे दुनिया के लिए खतरा है। तो जो है इस प्रकार की पहल होते हैं उनका लास्ट मोटो क्या होता है? कार्बन उत्सर्जन कम करना। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? ऊर्जा की वैकल्पिक रास्ता ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो विद्युत मंत्रालय का ये स्कीम है ये गैर जीवाश्म ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए लाया गया था। वर्ष 2018 में राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018 पहल शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य था एक सर्वव्यापी, लचीली, सुरक्षित, सुलभ और किफायती डिजिटल संचार अवसंरचना के स्थापना के माध्यम से नागरिकों और उद्यमों की सूचना और संचार संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना। तो 2018 में आपको याद रखना है राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति लाया गया था। ऑब्वियसली संचार नीति है तो संचार वाला मंत्रालय से जुड़ा होगा। इनके अलावा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम 2015 में शुरू हुआ था। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? 2015 में शुरू हुआ था। उद्देश्य क्या था इसका? ऑनलाइन आधिकारिक संरचना में सुधार और इंटरनेट कनेक्टिविटी में सुधार कर सरकारी सेवाओं को लोगों तक पहुंचाने हेतु जो है ये योजना लाया गया था। यह अभियान 9 स्तंभों पर आधारित है। इसे VVI कर लेंगे। इसमें 9 पिलर जो है अटैच है, या फिर 9 बेसिक चीज या फिर 9 इंपॉर्टेंट चीजों को लेके ये योजना चलाया जाता है।
जाता है या शुरू किया गया था, क्योंकि जो एग्जामिनर बहुत ज़्यादा बाल के खाल निकालते हैं तो ऐसे ही पॉइंट आपको निकाल के पूछेंगे स्टेटमेंट के रूप में। इनके अलावा मेक इन इंडिया कार्यक्रम यह आया था सर आपके 2014 ईस्वी में। मोदी साहब का नया नया कार्यकाल था, उस समय आपका 2014 में मेक इन इंडिया कार्यक्रम आया था और इनके मंत्रालय थे आपके वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा एक स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम होता है और एक आपका स्टैंड अप इंडिया कार्यक्रम होता है। ये दोनों अगर जल्दी जल्दी बोल दिया जाए तो आप जो है ना कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन ये दोनों अलग अलग चीज है। गांठ बांध लो, जो कंटेंट नहीं लोगे वो लिख लो, गलती नहीं होनी चाहिए एग्जाम के अंदर, ठीक है। बहुत इजी लगेगा लेकिन वहां पे बहुत पहाड़ हो जाता है जब एक ही जैसे वर्ड दो को देखने को मिल जाता है, किसको सिलेक्ट करूं, ठीक है भाई। तो स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम 16 जनवरी 2016, ये अरुण जेटली साहब का जो है इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए थे इनको शुरुआत करवाने में। और इंडिया में 16 जनवरी को आप स्टार्टअप दिवस के रूप में भी मनाते हैं, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इसका उद्देश्य क्या था? नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना। ये कितने स्तंभ पे आधारित है? तो ये 3 पिलर पे आधारित है, यानी इसमें 3 जो है फॉर्मूला 3 चीजों को ज्यादा महत्व दिया गया है, ऐसे ध्यान रखें। इनके अलावा देखिए दूसरा जो है आपका स्टैंड अप इंडिया योजना या फिर स्टैंड अप इंडिया कार्यक्रम। एगो स्टैंड अप कॉमेडी भी होता है, यहाँ कॉमेडी नहीं करना है, पढ़ना है, पास होना है। तो 5 अप्रैल 2016 को वित्त मंत्रालय द्वारा स्टैंड अप इंडिया योजना शुरू किया गया था। इस योजना का क्या उद्देश्य है भाई कि जो बैंक की शाखा है ना, वो महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को 10 लाख से लेकर के 1 CR तक का लोन जो है देगा। तो इस वाली योजना के तहत यही होता है, लोन मिलता है 10 लाख से रुपया से लेकर के कितने 1 CR तक का जो है इसका लिमिट है। कौन सी योजना में? स्टैंड अप इंडिया कार्यक्रम या फिर स्टैंड अप इंडिया योजना के थ्रू, ठीक है भाई। इससे पहले आपने स्टार्टअप इंडिया देखा था, कंफ्यूज नहीं होना है। अब है हमारा अगला पॉइंट, आत्मनिर्भर भारत अभियान देश के नागरिकों को हर तरह से स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनाने के लिए 2020 में स्टार्ट किया गया था, इन्हें ध्यान रखेंगे। 2020 में वो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला जो केंद्र सरकार का योजना है PM स्वनिधि, है ना, उन्हें भी ध्यान रखेंगे। PM स्वनिधि योजना ये स्ट्रीट वेंडर के लिए आया था, है ना, ये भी एक प्रकार का जो है लोन ही मुहैया कराता है जो रेहड़ी वेंडर या स्ट्रीट वेंडर है उनको, ठीक है भाई। तो ये योजना भी आपको ध्यान रखना है। एक है भैया न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, जिसे NILP कहते हैं। NILP ये किसका पहल है? शिक्षा मंत्रालय का। अभी हम इसको जो है किस नाम से जानते हैं? उल्लास कार्यक्रम के नाम से जानते हैं। तो ये जो NILP है ये कितने पहलुओं पर आधारित है, या आपका जो उल्लास कार्यक्रम है ये कितने पहलुओं पर आधारित है? तो आप कहेंगे ये 5 प्रमुख घटक पे आधारित है, और मैंने इसी सीरीज में इनके 5 घटक करा दिया हूं, इसीलिए ज्यादा यहाँ पे कहना उचित नहीं है। अब जो नए हैं उनको जो है पूरे सीरीज देखना चाहिए। आज 8वां क्लास है, 1 से स्टार्ट करो, है ना। सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ यदि जिंक की अभिक्रिया कराई जाए तो कौन सी गैस रिलीज होती है? तो यहाँ पे आपका हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा। अगर आप, है ना, जो सल्फ्यूरिक अम्ल का रिएक्ट करवाओगे जिंक के साथ तो आपका जो है हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। नीचे आपका जो है एक अभिक्रिया समीकरण इक्वेशन दिया गया है, इस बात की पुष्टि हो जाए, मतलब इस समीकरण से इस बात की पुष्टि हो रही है। यहाँ पे आप देख रहे हो जिंक की प्रतिक्रिया हम यहाँ पे H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल से कराया है, ZnSO4 बन गया है और H2 गैस यहाँ पे रिलीज हो गया है। 99% केस में जब आपके एग्जामिनर किसी गैस को रिलीज होने वाली अभिक्रिया पूछता है और कभी आपको अगर पता ना हो कि भाई ये कौन सी अभिक्रिया, आप ABCD कुछ भी नहीं जानते हैं, तो विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण हो रहा होता है जब गैस रिलीज वाला कंटेंट आपको एग्जामिनर पूछता है। ये एक मैं देहाती तरीका आपको बताया हूं, हमेशा इस पे डिपेंड नहीं रहना, इससे अच्छा सीख लो ना, सिखा रहा हूं ना, तो सीखो ना। तो ZnH2SO4 है ना, यहाँ पे ZnSO4 बन गया है और H2 को बाहर ढकेल दिया है। ये कैसा अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बताया था कि जो रिएक्टिविटी समूह है, जो अभिक्रियाशीलता चेन है, वो आपको याद होना चाहिए। हमने इसी सीरीज में पहला क्लास में करा दिया है। या फिर जिन बच्चे को जनरल साइंस में प्रॉब्लम होता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिहाज से, वो हमारा परीक्षा दर्पण सीरीज को फॉलो कर लेना, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा।
मैंने एनसीईआरटी पर आधारित उतने चीज़ तो पढ़ा दिया है जितने आपके एग्जाम के लिए ज़रूरत है ना। चलिए, तो यहाँ पे भाई ZnSO4 कैसे बन जाता है, क्योंकि Zn जो है ये H2 से ज़्यादा अभिक्रियाशील है, तो जो ज़्यादा अभिक्रियाशील रहेगा है ना, वो खुद का जो है यौगिक का निर्माण कर लेगा, ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट बना लेगा और हाइड्रोजन को यहाँ से धक्के मार के बाहर निकाल देगा। ये सेम उसी प्रकार से विस्थापन अभिक्रिया होता है जैसे कंपटीशन होता है आपका, कि भाई तेज बच्चा पास करके नौकरी लेगा और जो मतलब टाइम पास वाला है वो कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा। ठीक है भाई। अगला अभिक्रिया है आपका मैग्नीशियम का, हमने H2SO4 से कराया है। मैग्नीशियम का H2SO4 से कराया है, सेम आपका रूल एप्लीकेबल होगा। मैग्नीशियम खुद का यहाँ पे है ना यौगिक बनाएगा और हाइड्रोजन गैस फिर से रिलीज होगा। तो मोटे मोटे तौर पे दो चीज़ आपको याद रखना है कि जब भी H2SO4 का जिंक से या मैग्नीशियम से प्रतिक्रिया कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस ही रिलीज होती है। इसी चीज़ को बताने के लिए मैंने फुल डिटेल में आपको अभिक्रिया के थ्रू यहाँ पे समझाया है। यह भी विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है ना। विस्थापन अभिक्रिया को, अभिक्रियाशीलता चेन को याद करने के लिए मैंने एक चीज और बताई थी आप लोगों को कि भाई जो भी महंगे प्रकार के धातु है या फिर जो भी प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं वो लेस रिएक्टिव होता है, मतलब वो कम अभिक्रियाशीलता रखते हैं। जैसे सोना, चांदी है ना, ये सब क्या है, कम अभिक्रियाशीलता रखता है, इसीलिए उस चेन में आप देखेंगे कि सबसे नीचे होता है। ठीक है। जिनको भाई ये बात हवा में लगी, समझ में नहीं आया, तो इस सीरीज की पहले क्लास से देखना स्टार्ट करें, समझ में आ जाएगा। या फिर आप अभिक्रियाशीलता समूह कहीं से भी देख सकते हैं, ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगा, है ना। अब अगला पॉइंट है हमारा Fe, यानी लोहा को H2O से जब प्रतिक्रिया कराओगे, यानी लोहा को जल से प्रतिक्रिया कराओगे तो Fe3O4 है ना, Fe3O4 और H2 गैस यहाँ भी रिलीज हो रहा है। लेकिन ये ठंडा लोहा में काम नहीं करता है, ये जो है आपके गर्म लोहा में काम करता है। जब लोहा गर्म रहता है उस पर जल आप डालते हो तो नहीं क्या भाप जैसा गरम गरम निकलता है, वो क्या रहता है, हाइड्रोजन गैस रहता है। क्या रहता है, हाइड्रोजन गैस रहता है। तो यहाँ पे हमने 3 अभिक्रिया को समझाया है जिसमें हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। लेकिन अभी ये जो मैंने बताया कि हर वक्त डिपेंड नहीं रहना है कि विस्थापन अभिक्रिया होगा तब ये गैस रिलीज होगा, इस बात की खंडन करने के लिए मैंने यहाँ पे एक अभिक्रिया रख लिया है। ये रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। कौन सा अभिक्रिया का उदाहरण है, रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, जब आपके ऑक्सीकरण और अवकरण साथ में होता है, जब आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में होता है। ऑक्सीडेशन का क्या मीनिंग है भाई, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, है ना। तो यहाँ पे देखिए Fe में ऐड हो रहा है ऑक्सीजन, मतलब इस Fe का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है। और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मतलब रिडक्शन होता है, मतलब इस H2O में से O हट रहा है तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। लेकिन रुकिए, मैंने आपको बताया था कि जिसका ऑक्सीडेशन हो वो आपका रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा और जिसका रिडक्शन हो वो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। ठीक है। तो इस बात को भी ध्यान रखना। अगर इसी अभिक्रिया में पूछे कि भाई ऑक्सीकरण किसका, तो ऑक्सीकरण हो रहा है Fe का, अवकरण यानी रिडक्शन किसका, तो H2O का। लेकिन आपसे पूछे कि भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, तो जिसका रिडक्शन हुआ रहेगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है H2O, है ना, और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, Fe है। आई होप आपको समझ में आया। जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण अवकरण साथ में होता हो तो ऐसे अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे, है ना। तो यहाँ से लास्ट क्लू क्या है कि जब लोहा को यानी गर्म लोहा को जल प्रवाहित करेंगे उस पर तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। अगला जो हमारा 2H2O, अब इसको इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, यानी ये अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण होता है। ये भी मैंने पढ़ा रखा है। ये कैसा होता है, अपघटन मतलब होता है जनरली टूटना, है ना। अपघटन मतलब टूटना और संयोजन मतलब जुड़ना। ये एक दूसरे के विपरीत अभिक्रिया होता है। अपघटन मतलब देखिए यहाँ एक प्रोडक्ट से टूट करके 2 प्रोडक्ट बन गया है। संयोजन अभिक्रिया जैसे कोई उदाहरण ले लो, C+O2 ले लो, तो यहाँ पे 2 प्रोडक्ट मिलके एक प्रोडक्ट बना देगा
देखिएगा तो ये संयोजित हो रहा है, तो इसका उल्टा है ये। तो संयोजन अभिक्रिया में हमेशा ऊर्जा की जरूरत नहीं होती, लेकिन जो अपघटन अभिक्रिया है इसको हमेशा ऊर्जा की जरूरत होती है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस होगा जल का, और यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग मुक्त हो जाएंगे। आपने देखा होगा इसमें जो है हम थोड़ा सा अम्लीय जल का प्रयोग करते हैं। जल में हम थोड़ी मात्रा में एसिड मिला देते हैं, क्योंकि आपको पता ही होगा कि जो प्योर वाटर है ये आपका विद्युत के कुचालक हो जाते हैं, है ना। ये बैड कंडक्टर के जैसा काम करता है जो आपके प्योर वाटर है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस तो होगा ही नहीं ना, जल अपघटन होगा ही नहीं अगर जल जो है सुचालक के जैसा काम नहीं करेगा। तो इसीलिए इस जल में थोड़ा सा एसिड मिला देते हैं और तब इस अभिक्रिया को फॉलो करते हैं। तो हम पाते हैं कि जल जो है अपना गैस कैथोड और एनोड पे अलग अलग मुक्त कर रहा है H2 और O2 के रूप में, ठीक है। तो इसे अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं, जब एक प्रोडक्ट टूट के दो प्रोडक्ट में बन जाती है, ठीक है भाई। कैथोड ऋणात्मक पोल को कहते हैं और एनोड धनात्मक पोल को कहते हैं। तो ऋणात्मक किसके तरफ अट्रैक्ट होगा, तो पॉजिटिव की तरफ। धनात्मक किसके तरफ अट्रैक्ट होगा, तो निगेटिव की तरफ। तो ये कोई याद रखने की चीज है ही नहीं, है ना। ये सेम उसी प्रकार से है जैसे पूरी दुनिया चलती है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे याद रखना, कैथोड ऋणात्मक पर हाइड्रोजन आयन H+ इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है, और एनोड पे ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है, ठीक है। नेक्स्ट है ब्राइन लवण। एक ब्राइन लवण होता है। ये ब्राइन लवण क्या होता है, इसको मैं पहले अलग से यहाँ पे बता दिया हूँ। ब्राइन लवण जल आधारित सोडियम क्लोराइड NaCl का अत्यधिक सांद्रित विलयन होता है, जिसे ब्राइन लवण कहा जाता है। इसके अपघटन में हमेशा H2O और O2 गैस रिलीज नहीं होगा। जैसे सीधे सीधा वाटर का अपघटन कर रहे थे, वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे थे, तो आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस मुक्त हो रहा था। लेकिन अगर आप ब्राइन वाटर का विद्युत अपघटन करेंगे तो उस दौरान आपको क्लोरीन गैस, है ना, और आपका हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। यहाँ पे ऑक्सीजन की कोई भी चर्चा नहीं है। तो ये दोनों बात ध्यान रखना। ये सब वैसा कंटेंट है जो सीधे कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर नजर आएगा। वेंडर चाहे A B C से Z तक कोई भी आ जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लास्ट के 4 बच्चे पढ़ेंगे, चारों को सेटल करवाऊंगा। ये काली जुबान की जुबान है, ठीक है भाई। पढ़ ले, पास हो जा। मार्केट में वेंडर करता फिरता रहोगे तो टाइम किसका खराब, तुम्हारा और किसी का नहीं, ठीक है भैया। यहाँ लो, कॉलम ए में दिए गए वस्तुओं का कॉलम बी में दिए गए वस्तुओं के साथ आपको मैच करना है ना। मैच द पॉइंट गिवन इन कॉलम ए विथ द पॉइंट गिवन इन कॉलम बी। आपको सीधे सीधे मैच कर देना है। देखिए कॉलम ए यहाँ दिया गया है, कॉलम बी यहाँ दिया गया। मैं ढक देता हूँ भाई, हमारे पास जो इक्विपमेंट है वो छोटा है। मैं कंप्यूटर लिए जरूर लिया हूँ, लेकिन लिखने वाला जो नोट पैड क्या बोलते हैं उसको, पेन टाइप, वो नहीं ले पाया हूँ। जो है थोड़ा सा मैं क्या ही बताऊँ, जाने दो, ले लूँगा तो फिर मैं वहाँ से पढ़ाऊंगा। फिलहाल तो यहीं से पढ़ाना पड़ रहा है, ठीक है। देखिए हेक्सापोडा, सबसे पहले जहां भी पोडा शब्द आता है उससे आप पैर से समझेंगे, है ना। पैर पैर पैर, है ना। इसके अलावा यहाँ पे है क्रुस्टोसेरिया, इसके अलावा है मैरिया पोडा, और इसके अलावा है चेलिसेरेटा। ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। ये सीरियल 2024 में आया था, वहां से हमने इसे जो है क्वेश्चन को रखा है और इसको मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मिलान करके दे दिया है, आप यहाँ पे आंसर देख सकते हैं। हेक्सापोडा में आपका कौन सा आएगा, मॉस्किटो। मच्छर के अंदर आप देखेंगे कि 6 गो टांग होता है ना, मच्छर के अंदर 6 गो टांग होता है, ठीक है। इसके अलावा क्रुस्टेशिया में आपका आ जाएगा डिफेनिया। इस प्रकार से यहाँ पे मिला देंगे इसको। इसके अलावा सी के चौथा ऑप्शन है मैरीपोडा में आ जाएगा आपका जुलसस, है ना। इसके अलावा ये जो बच जाएगा ये इधर चला जाएगा, जिधर बच रहा है भाई इधर आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आप इसे मिला लेंगे। अब आइए ये क्या होता है समझते हैं। आपने जितना भी स्तंभ ए में नाम देखा वो सभी के सभी क्या है, आपने आर्थ्रोपोडा समूह का नाम सुना होगा। आर्थ्रोपोडा समूह का मतलब होता है सजीव जगत में भी जो जंतु जगत है, इस जंतु जगत का सबसे बड़ा फाइलम है आपका आर्थ्रोपोडा, जिसमें कीट पतंग केकड़ा पिकड़ा सब आ जाता है, ठीक है। तो इसी आर्थ्रोपोडा का जो उपसंघ है यानी सब फाइलम है, ये कई फाइलम में बटे हुए हैं,
ठीक है, ये कई फाइलम में बटे हुए हैं। वैसे ही समझेंगे जैसे एक हिंदू रिलीजन है, अब हिंदू के अंदर कई सारे जाति हैं, उसी प्रकार से आप आर्थ्रोपोडा को यहाँ पे हिंदू मान लो, और इनके जो सब फाइलम हैं ये मैंने चारों ऑप्शन में वहाँ रखा था, अब उनको समझते हैं सब फाइलम को। ठीक है, सब फाइलम हेक्सापोडा, हेक्सा का मतलब रसायन में 6 होता है, पेंटा का मतलब 5 होता है, तो यहाँ पे हेक्सा का मतलब 6 को पकड़ेंगे। इसमें 3 जोड़ी पैर वाले कीट पतंग आते हैं, यानी इसमें जो जीव जंतु आते होंगे उसमें जो है 6 पैर होता होगा। इसमें जीव जंतु को 2 वर्गों में बांटा गया है। देखिए जो आपका हेक्सोपोडा है, एक तो खुद आर्थ्रोपोडा का बेटा, अब इसके भी 2 बेटा हैं। एक वाले जो होते हैं उसमें पंख होता है, जैसे मक्खी हो गया, मच्छर हो गया, एक होता है बिना पंख के। बिना पंख वाला आपने सबसे अच्छा उदाहरण लेना है, जो गांव घर में चौकी केवाड़ी पलंग वगैरह होते हैं उसके अंदर जो घून छुपा हुआ रहता है, व्हाइट कलर का कीड़ा है ना, ये भी इसी उपसंघ में आते हैं। ठीक है, वो बिना पंख वाले आपका हेक्सापोडा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको उदाहरण समझाता हूँ हेक्सापोडा का उदाहरण कौन कौन से होते हैं। देखिए हमारा क्लास इंडिया के सभी एग्जाम पे लागू होता है, सत्य बात तो ये है। ठीक है, तो बेझिझक देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, देखेंगे पहले इंसेक्टा कीट वर्ग है ना, तो ये मक्खी, मच्छर, तितली, मधुमक्खी, टिड्डा, दीमक, तिलचट्टा, चींटी, खटमल इत्यादि। इसके मैक्सिमम में आप देखेंगे कि क्या आ जाता है भाई, आ जाता है पंख, लेकिन खटमल को अगर छोड़ दिया जाए तो कुछ ऐसे होते हैं जिसमें पंख नहीं होते हैं, जिसके नाम हमने यहाँ पे नीचे दिया है। ये सभी के सभी इसी उपसमूह में आते हैं, हेक्सापोडा में। ठीक है, और मेन समूह किसका पार्ट है, ये आर्थ्रोपोडा का। आर्थ्रोपोडा क्या, हिंदू, हिंदू में बहुत सारे जाति, इस प्रकार से मैंने अभी आपको समझाया था। इसके अलावा सब फाइलम क्रुटोसिया, क्रिस्टिया आर्थ्रोपोडा का ही एक उपसंघ है जिसमें ज्यादातर जलीय जीव आते हैं, ज्यादातर जलीय जीव आते हैं। इनके शरीर आमतौर पर कैटीन और कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, कैटीन और कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। जो आपके अंडा का कवच है वो भी कैल्शियम कार्बोनेट के ही बने होते हैं। ठीक है, और संगमरमर को भी कैल्शियम कार्बोनेट ही कहा जाता है, जो मेटामॉर्फिक चट्टान का उदाहरण है। ठीक है, तो आमतौर पर कैटीन और कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं आपके। बाह्य कंकाल होता है इसमें। शरीर को सिर, बक्ष और उदर 3 भाग में आप जो है विभक्त कर सकते हैं, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। इसके अलावा इसके अधिकांश प्राणी शोषण जो है गिल्स, गलफरे से करते हैं, जैसे मछली भी गिल्स से ही शासन लेते हैं। ये एक एडिशनल जानकारी है। मैं अभी आपको ये वाला उपसंघ पढ़ा रहा हूँ जिसका नाम है आपका क्रुस्टेशिया, और किसका मेन भाग है ये, आर्थ्रोपोडा का। मतलब जितने भी जीव जंतु का नाम मैं यहाँ पे ले रहा हूँ ये सभी के सभी जो है आर्थ्रोपोडा ही है, लेकिन इसके अलग अलग उपसंघ है। अब यहाँ पे मारियापोडा, आर्थ्रोपोडा का ही ये उपसंघ है जो प्राय स्थलीय जीव होता है। इससे पहले जो हमने पढ़ा था क्रुसिलिया, ये आपका जलीय जीव था। ये मैरियोपोडा, ये स्थलीय जीव में रहेगा। ठीक है, इसके अनेक पाद लेग्स होते हैं, जैसे कनगोजर वगैरह को आप देखे होंगे, बहुत सारे लेग रहते हैं। हाँ सही है, सही है, सही है, अनेक मेनी लेग्स होते हैं। इन जीवों के शरीर में बहुत सारी अंग युग्म सेगमेंट होते हैं और प्रत्येक खंड में 1 या 2 पैर पाए जाते हैं। इसका शरीर मुख्यतः 2 भागों में बटा होता है, एक तो माथा होता है, सिर होता है, और एक आपका धड़ होता है, ट्रंक होता है। सांस जो है ट्रेकियल प्रणाली से लिया जाता है। इसका शरीर की जो बाहरी कंकाल है वो कैटीन की बनी होती है, जैसे कनखुजरा, गोजर। आपने देखा होगा गोजर को गांव घर वगैरह में चलता रहता है, बच्चे लोगों को दूर रखा जाता है, कान में घुस जाती है, प्रॉब्लम करती है। ठीक है, पतला सा गोजर रहता है। ये शाकाहारी प्राणी है, कनखुजरा मांसाहारी प्राणी है, तो गोजर आपके जो है ये इसी उपसंघ में आ जाता है। एक है आपका सिलिटा, ये आपका आर्थ्रोपोडा का ही उपभाग है या फिर सब फाइलम है। इनके शरीर को सामान्यतः मुख्यतः 2 भागों में विभक्त किया गया है, एक तो सिर बक्ष में और एक आपका पेट में। इनका श्वसन जो है बुक लंग्स या ट्रेकियल तंत्र द्वारा होता है, इसमें श्वसन की जो व्यवस्था है। अधिकतर स्थलीय प्राणी इसमें भी आते हैं। तो ये थे हमारे आर्थ्रोपोडा के लगभग सभी उपसंघ। ठीक है भाई, आर्थ्रोपोडा जंतु जगत की सबसे बड़ी समूह है, इस बात को ध्यान रखना। और पादप जगत की सबसे बड़ी समूह कहेगा तो थैलोफाइटा, जिसमें शैवाल, कवक इत्यादि आ जाते हैं, और कई प्रकार के सूक्ष्म जीव भी आते हैं जो पादप के श्रेणी जैसा होती है। ठीक है, बैक्टीरिया वगैरह भी लगभग आते हैं यार इसमें थैलोफाइटा के अंदर, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। ये पादप जगत की सबसे बड़ी और जंतु जगत की सबसे बड़ी आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा का जो जितना भी बेटा है उसको मैंने अभी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। वर्गीकरण का जनक कार्लस लिनियस को कहा जाता है, ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सजीव जगत को जो 5 भागों में बांटा गया है वो
किसने बांटा है? तो सजीव जगत को 5 भाग, ये है मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और एनिमेलिया यानी जंतु। इसे बांटने का काम किए हैं रॉबर्ट एच व्हिटकर। ये पूछा जाता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 23-25 का फाइनल मैच किस स्टेडियम में खेला गया था? देखिए दक्षिण अफ्रीका पहली बार टेस्ट चैंपियनशिप जीत रहा है, तो बिना आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया थोड़ी चला जाएगा भाई, ठीक है भाई। तो यहां से हमको ये क्वेश्चन कर लेना है। तो जो फाइनल मैच हुआ था 23-25 मतलब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का, तो ये हुआ था आपका लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड, जो कहाँ पे है? इंग्लैंड के अंदर है। प्रथम विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2019-21 के लिए खेला गया था। फाइनल जो है रोज बॉल साउथहैम्पटन में हुआ था और न्यूजीलैंड वर्सेस भारत खेला गया था। विजेता न्यूजीलैंड रहा था। दूसरा जो आपका वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का एडिशन खेला गया 21-23 के लिए। फाइनल मैच आपका द ओवल लंदन में खेला गया। फाइनल मैच ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया हुआ था, जहां विजेता आपका ऑस्ट्रेलिया रहा था, ठीक है। 209 रन से इंडिया को यहां पे हार का सामना करना पड़ा था। तीसरा जो मैच अभी खेले गए, ये 2023-25 के लिए खेले गए थे। ये लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन में खेला गया था। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस दक्षिण अफ्रीका। थेम्बा बबुआ की कप्तानी थी, है ना। कद का छोटा लेकिन काम का बड़ा, यही चीज अपने पे लागू करके देखो। अरे नहीं है कुछ तो क्या हुआ, हम ऐसा बनेंगे कि सब याद रखेगा, ठीक है। तो दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए, विजेता दक्षिण अफ्रीका बने और ऑस्ट्रेलिया को यहाँ पे 5 विकेट से हराया था। और ये अफ्रीका के इतिहास में आईसीसी पहला ट्रॉफी है, तो इस लिहाज से भी ये इंपॉर्टेंट है। 2025 का जो विश्व टेस्ट 2025 में, माफ कीजिए 2025 में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के आगामी 3 एडिशन, यानी 23-25 तो हो गया, तो अब 25-27 रहेगा, 27-29 रहेगा और 29-31 रहेगा, ठीक है। तो इन तीनों टेस्ट चैंपियनशिप की फाइनल मैच कहां पे कराए जाएंगे? इसके लिए आईसीसी की वार्षिक बैठक कहां हुआ था? एक तो आपको ये बात ध्यान रखना है। तो आप कहेंगे कि ये सिंगापुर में हुआ था। कहां पे हुआ था? सिंगापुर में। तो वहां पे निर्णय क्या लिया गया कि आगामी 3 फाइनल मैच जो है एज इट इज, जैसा अभी पिछला इंग्लैंड में हुआ है, तो इंग्लैंड में ही कराए जाएंगे, ठीक है। इस रेस में भारत भी थे। मियामी ओपन 2025 में महिला एकल के विजेता कौन रहे हैं? हम शुरू से 3 क्वेश्चन देखेंगे। जो चीज पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट वाइज पढ़ रहे हैं, आज 3-3 क्वेश्चन, आज हम 7-8 सब्जेक्ट देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो मियामी क्वेश्चन जो है 2025 आर्याना सबलेंका ने है यहाँ पे जीती है। अब आर्याना सबलेंका के नाम से आप समझ गए होंगे कि ये टेनिस का प्रतियोगिता है सर, ठीक है। मियामी ओपन 2025 में पुरुष एकल के विजेता है ना जोक मोन्सिक, जिन्होंने फाइनल में अनुभवी नोवाक जोकोविच को हराया है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इनके लिए, नोवाक जोकोविच जैसे खिलाड़ी को हराना। नोवाक जोकोविच कहाँ के हैं? आप लोगों से एक जो है यहाँ पे आंसर डिमांड करूंगा। इसके अलावा मियामी ओपन 2025 में महिला एकल के विजेता आर्याना सबलेंका है ना, जिन्हें फाइनल में जेसिका पेगुला को हराया है, ठीक है। तो ये जो हराते हैं ना, जो उपविजेता रहते हैं, उनको भी बड़े टेनिस प्रतियोगिता में आप याद रखें, काम आवेगी। अब आता है ऑस्ट्रेलिया ओपन। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025, ये जो टेनिस के 4 महाकुंभ है, ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और आपका यूएसए ओपन, तो उनमें से एक ऑस्ट्रेलिया ओपन है। जैसे लिखा हूं वैसे ही इसको साल में जो है कराए जाने की क्रम है, यानी साल के शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया ओपन होती है, फिर फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन और फिर आपका जो है यूएसए ओपन होती है। ऑस्ट्रेलिया ओपन और जो है अमेरिकी ओपन, ये दोनों हार्ड कोर्ट में खेले जाते हैं, विंबलडन ग्रास कोर्ट में और फ्रेंच ओपन आपका क्ले कोर्ट यानी मिट्टी के मैदान में खेले जाते हैं। ये बात भी ध्यान रखना है। अगर नया पुराना की बात करें तो सबसे नया इसमें आपका ऑस्ट्रेलिया ओपन है और सबसे पुराना आपका विंबलडन है, ठीक है। तो जो अभी ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 हुआ है, उसमें पुरुष एकल के विजेता, मेन सिंगल के विजेता यानिक सिनर है, एलेक्जेंडर जेरोव को हरा के जीता है। 2025 ऑस्ट्रेलियन ओपन के महिला एकल के विजेता मेडिसिन कीज है, इन्होंने आर्याना सबलेंका को हराया है, ठीक है भाई। तो बहुत अनुभवी खिलाड़ी यहाँ पे आर्याना सबलेंका को ऑस्ट्रेलिया ओपन महिला एकल की खिताब नहीं मिल पाई, उन्होंने हारी है। तो ये जो है खिलाड़ी जिसका नाम मेडिसिन कीज है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन 2025 जो है कार्लस अल्कारेज उपविजेता जैनिक सिनर है, जैनिक सिनर को हरा के कार्लस अल्कारेज जो है फ्रेंच ओपन पुरुष एकल के खिताब जीते हैं। इसके अलावा महिला में है ना कोको गाफ उपविजेता आर्याना सबलेंका बेलारूस रही है, ठीक है। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। और कोको गाफ उपविजेता आर्याना सबलेंका बेलारूस ने महिला एकल का एक सेकेंड
कोको गाफ ने जीता है भाई महिला एकल का खिताब और आर्यना सबलेंका बेलारूस यहाँ पे उप विजेता रही है। मैंने यहाँ पे इस चीज़ को क्वेश्चन में बंद किया है। इस पे यहाँ से थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है। जब मैं पीडीएफ दूंगा तो स्पष्ट लिख के दूंगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा इस पार्टिकुलर पॉइंट को जब आप अकेले पढ़ोगे कि भाई कैसे सर। और कोको गाफ, ये कोस्ट को भूल जाए, जैसे अंग्रेजी पेपर पढ़ते हैं ना कि कोस्ट वाले शब्द को तत्काल के लिए भूलना होता है, तभी आप जो है वो सही से मीनिंग लगा पाओगे। तो कोको गाफ ने महिला एकल का खिताब जीता है फ्रेंच ओपन में। कोस्ट वाला बाद में पढ़ लेंगे तब ठीक है ना। तो आर्यना सबलेंका जो है उपविजेता रही है। नेक्स्ट है विराट कोहली, जिन्होंने मई 2025 में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। इन्होंने अपनी आखिरी अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच किस देश के खिलाफ खेले, है ना। वीवीआई कर लेंगे, अपने बिरटू से भी क्वेश्चन काफी आते हैं एग्जाम के अंदर। तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपनी आखिरी टेस्ट मैच जो है इन्होंने खेले थे, ठीक है, मई 2025 में। विराट कोहली मई से पहले के मई में खेले थे। विराट कोहली अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं, टेस्ट और T20 से। उनके द्वारा प्राप्त किए गए उपलब्धि और रिकॉर्ड का विवरण हमने नीचे लिखा है जो आपके एग्जाम में काम आएंगे। विराट कोहली को आईसीसी के द्वारा वर्ष का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर 2 बार चुना गया, एक 2017 में और फिर लगातार 2018 में। ये 2 बार जो है आईसीसी के द्वारा विश्व का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर ओवरऑल चुना गया, क्योंकि आईसीसी कई कैडर में क्रिकेटर को चुनते हैं। एक तो आपके ओवरऑल चुनते हैं कि भाई ओवरऑल रूप से क्रिकेटर में सर्वश्रेष्ठ रहा वर्ष भर के लिए, फिर T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर, टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर और इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर, इस प्रकार से चुनते हैं। तो ओवरऑल में 2 बार रहा विराट कोहली। इनके अलावा विराट कोहली को आईसीसी के द्वारा ओडीआई क्रिकेटर के लिए जो है सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का दर्जा 4 बार दिया गया है, 2012 में, 17 में, 18 में और 23 में, है ना। आईसीसी के द्वारा दशक का पुरुष क्रिकेटर भी इन्हें 2020 में घोषित किया गया है, ये बात भी ध्यान रख लेना। तो ये बड़े मेजर अवार्ड है। इनके अलावा किंग कोहली को, है ना, किंग कोहली जो है वर्तमान समय तक टेस्ट क्रिकेट में 30 शतक, वनडे क्रिकेट में 51 शतक और T20 क्रिकेट में 1 शतक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे लगा चुके हैं, है ना। तो इन्हें ध्यान रखना है। विराट कोहली का अंतर्राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ स्कोर टेस्ट फॉर्मेट में 254 रन, वनडे फॉर्मेट में 183 रन और T20 फॉर्मेट में एकमात्र जो शतक आया है वो 122 रन अंतर्राष्ट्रीय लिहाज से आया है। तो ये ध्यान रखेंगे। इनके अलावा आईपीएल में सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड जो है, सबसे अधिक शतक बनाने का रिकॉर्ड भी विराट कोहली के नाम है। सबसे अधिक जो आईपीएल में रन है वो तो विराट कोहली के नाम है ही। सबसे अधिक 8 शतक, 8 सेंचुरी लगाने का रिकॉर्ड भी विराट कोहली के नाम ही है आईपीएल के अंदर। आरसीबी की तरफ से खेलते हैं, लेकिन आरसीबी जो अभी करंट आईपीएल के जो है आपका विजेता है, उसके कप्तान जो है विराट कोहली नहीं थे, कोई और थे। उनका नाम था भैया कौन सा पाटीदार, आप लोग कमेंट करना, इसका पूरा नाम तो कम से कम कर दो, अब इतना क्लू दे दिया हूं, ठीक है भाई। विराट कोहली को पद्मश्री अवार्ड 2017 में दिया गया था, ये ध्यान रखना। ये पद्मश्री अवार्ड भी पाए हैं। कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है, तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा किसी भी महिला को अगर सेकेंड चाइल्ड बेटी के रूप में होती है तो उनको जो है 5,000 रुपये का लाभ इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा प्रदान की जाती है। इस योजना की शुरुआत 2022 में किया गया था तत्कालीन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेंद्र बघेल के द्वारा। 5,000 की राशि सेकेंड पुत्री के जन्म के अवसर पे दिया जाता है। छत्तीसगढ़ में एगो योजना काफी ट्रेंडिंग है, महतारी वंदना योजना, ठीक है भाई। इस योजना की शुरुआत 2024 में छत्तीसगढ़ के वर्तमान सरकार विष्णुदेव साय के द्वारा किया गया था। इस योजना के पात्रता महिला जो है विवाहित महिला होनी चाहिए, तलाकशुदा होनी चाहिए, है ना, उनको 21 वर्ष से कम उम्र नहीं होना चाहिए। और इसमें लाभ क्या होता है, तो 12,000 रुपया एनुअली यानी 1,000 रुपया प्रति माह की जो है राशि माता बहन को दिया जाता है, ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा महाराष्ट्र में भी लाडली बहन योजना चलती है, इसी के जैसा, इसी के तर्ज पे है, वहां पर भी आर्थिक लाभ ही दिया जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हैं और वर्तमान राज्यपाल रमन डेका साहब हैं, इन्हें ध्यान रखेंगे। छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोक नृत्य में आते हैं पंथी नृत्य, राउत नाचा, सुबा नृत्य, कर्मा नृत्य, देवारी नृत्य, सोवा नृत्य, डंडारी नृत्य जिसे डंडा नृत्य भी कहते हैं, गेंडी नृत्य, है ना, ककसार नृत्य, मंडई नृत्य, भुइया नृत्य, इसके अलावा हुलकी नृत्य, गौर नृत्य, है ना। ये सभी के सभी नाच जो है छत्तीसगढ़ में मिलेंगे आपको, वहाँ की जो है उपज है, वहाँ की जो है पहचान है। छत्तीसगढ़ के प्रमुख त्योहार पोला बस्तर,
पोला त्योहार अलग है सर, ठीक है। बस्तर पुंडुम त्योहार अलग है, बस्तर पुंडुम त्योहार अलग है। ये इस वजह से भी चर्चा में रहेगा क्योंकि ये त्योहार में जो है मतलब केंद्र स्तर पे इसे सपोर्ट करने की बात भी कही गई है इस त्योहार को, कि भाई और भी हम धूमधाम से मनाएंगे ताकि दूर दराज से भी जो है आदिवासी समुदाय के लोग इसमें पार्टिसिपेट कर पाए। तो इसीलिए भी चर्चा में है, तो आपके एग्जाम में आने के लिए जो है बेकरार है, आतुर है, ठीक है भाई। इसके अलावा पंथी पर्व, राउत नाचा, हरेली, हरेला होगा तो उत्तराखंड होगा, ये कंफ्यूजिंग पेयर का है। तीजा, नौखाई को मैंने बोल्ड कर दिया है। नौखाई देखिए वैसे मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ भी ऑप्शन में है और उड़ीसा भी ऑप्शन में है, तो ओडिशा आंसर करना है। ध्यान से सुनो, ओडिशा आंसर करना है, ध्यान से सुनो, ओडिशा आंसर करना है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि भाई छठ पूजा बिहार का पॉपुलर त्योहार है, यूं कहे कि बिहार का सबसे बड़ा त्योहार है, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ बिहार में होता है, झारखंडों में होता है और उत्तर प्रदेश में भी होता है, और मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, यहाँ भी होते हैं छठ पूजा। जो बिहार के लोग हैं या उत्तर प्रदेश के लोग हैं वो करते हैं। तो आपको ऐसा नहीं कि महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार ऑप्शन में है, छठ पूजा है तो उत्तर प्रदेश आंसर कर देना है, तो उस केस में बिहार रहेगा आंसर। अगर बिहार नहीं है तो उत्तर प्रदेश रहेगा आंसर। तो ये चीज आपको समझ डेवलप करना होगा। हमेशा एग्जामिनर आपको जो है ब्रेड ही नहीं खिलाएगा, कभी कभी एकदम टटेला रोटी खिलाएगा जिसमें दांत चलाना पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा जो है आपका गोचा महोत्सव, ये गोचा महोत्सव के अवसर पे ही मैंने बताया भी था कि भाई छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से उड़ीसा में है ना जो है भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जाती है, उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में गोचा महोत्सव के अवसर पे सेम तर्ज पे भगवान जगन्नाथ के सम्मान में रथ यात्रा निकाली जाती है, तो यहाँ भी ध्यान रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव, ये काफी पॉपुलर है। रेत कला महोत्सव ये आपके उड़ीसा के तट पे होता है, चंद्रभागा तट पे होता है ना, चंद्रभागा किनारे में होता है ये, ठीक है। उड़ीसा में मैंने आपको एक बताया था गोल्डन बीच भी है, गोल्डन बीच है ना, गोल्डन बीच भी ध्यान रखना। इसके अलावा एक लोकरंग महोत्सव है, ये आपके मध्य प्रदेश में मनाई जाती है, लोकरंग महोत्सव। इनके अलावा भारतीय संसद में राष्ट्रपति का विशेष संबोधन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? कल मैंने पूरी आर्टिकल पढ़ा दिया है 1 से लेकर 395 तक विथ एक्सप्लेनेशन। जिनको देखना है देखिएगा, जिनको नहीं देखना है हाथ जोड़ के नमस्ते, ठीक है भैया। तो भारतीय संसद में जो ये राष्ट्रपति का विशेष संबोधन है, ये क्वेश्चन मुझे फिर से पढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि मैं आपको रिलेट करके चीजों को याद रखना यहाँ पे सिखाऊंगा। तो इसका आर्टिकल है आर्टिकल 87। देखिए जो राष्ट्रपति से है राज्यपाल से है, जो सीएम से है वो पीएम से है, जो लोकसभा से है वो विधानसभा से है, जो सुप्रीम कोर्ट से है वो हाई कोर्ट से है। वैसे आप चीजों को रिलेट करेंगे, चीजें आसान हो जाएगी। ये तो मोटे मोटे तौर पे हैं। चलिए इस क्वेश्चन को लेके सेम वर्जन में चीजों को रिलेट करना सीखते हैं। राष्ट्रपति का संबोधन आर्टिकल 86 में है, और राष्ट्रपति का विशेष संबोधन कहेगा, है ना, स्पेशल संबोधन कहेगा, स्पेशल स्पीच कहेगा, तो आपके आर्टिकल 87 आंसर करना है, ठीक है। अब राज्यपाल के द्वारा विधानमंडल का संबोधन अनुच्छेद 175 है, लेकिन राज्यपाल का विशेष संबोधन कहेगा तो आर्टिकल 176 कर लेना है। सबसे अच्छी बात है कि ये दोनों आस पास हैं, 86 87, 175 176, ठीक है। अगला है हमारा जो पॉइंट है ना, राज्य में महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति आर्टिकल 76 के प्रयोग करते हैं, केंद्र में। उसी प्रकार से राज्य में राज्यपाल यही सेम काम वहाँ के जो विधिक अधिकारी होते हैं जिसे महाधिवक्ता कहा जाता है, इसके लिए आर्टिकल 165 है। तो यहाँ पे 76 और 165 आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा देखिए केंद्र में धन विधेयक को आर्टिकल 110 में रखा गया है, और राज्य में जो धन विधेयक है ये आर्टिकल 199 में रखा गया है। तो जो चीज केंद्र में वही चीज को करके राज्य में बता रहा हूं। आर्टिकल 114 विनियोग विधेयक केंद्र सरकार के तरफ से, 204 में विनियोग विधेयक राज्य वाला रहता है। अनुच्छेद 105 के तहत जो है संसद को विशेषाधिकार प्राप्त है। उसी प्रकार से राज्यों में 194 के थ्रू राज्य विधानमंडल और उनके सदस्यों को विशेषाधिकार प्राप्त है। वार्षिक वित्तीय विवरण केंद्र सरकार के लिहाज से सोचे तो आर्टिकल 112 जिसे अपन साधारण भाषा में बजट कहेंगे। उसी प्रकार से राज्य की जो बजट है ये आर्टिकल 202 में है ना। तो दोनों चीज को जैसे आपको याद होता है पकड़ के रखिए, कहीं से भी कुछ पूछा जा सकता है। भारतीय संसदीय इसी जो आपका ये जो सीरीज आप देख रहे हैं, इस सीरीज में हमने जो है आर्टिकल वाला PDF आज डाल देना है ना। भारतीय संसदीय व्यवस्था में संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है ये आपसे पूछ रहा है। दो स्टेटमेंट यहाँ पे आपके सामने झलक रहा होगा। भारतीय संसदीय
संसदीय व्यवस्था में शून्य काल की व्यवस्था अमेरिका के संविधान से लिया गया है, पकड़ा गया गलती, तो ये आपका गलत है। दूसरा है सदन में एक दिन में अधिकतम 20 तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है, और जो रॉन्ग है वही हमारे काम का है, तो यहाँ पे आंसर 1 हो जाएगा। प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा प्रश्नकाल के लिए रखा गया है। ठीक है, तारांकित एगो प्रश्न होता है ना, इसकी जो फॉन्ट होते हैं, जो प्रश्न जो रखे होते हैं वो किस कलर में होते हैं, तो हरा कलर में होते हैं। एक तारांकित प्रश्न है ना के लिए एक मौखिक उत्तर की आवश्यकता होती है, यानी जो तारांकित प्रश्न होते हैं उसका जवाब पूछने वाले को मौखिक रूप में दिया जाता है। ठीक है, एक दिन में मैक्सिमम जो है 20 तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक होता है अतारांकित प्रश्न, ये आपके सफेद पेपर में आती है। अतारांकित प्रश्न जो है ये लिखित रूप में आपको आंसर देना होगा अगर आपसे पूछा गया है तो। ठीक है, इसके अलावा इसके बाद कोई भी अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते। ये VVI पॉइंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि अतारांकित प्रश्न पूछे जाने के बाद कितने अनुपूरक प्रश्न पूछे जाने की अनुमति है, तो आप कहेंगे लड्डू 0, कोई भी नहीं। लेकिन जो तारांकित प्रश्न है उसके बाद काउंटर अटैक के लिए पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है भाई, लेकिन यहाँ पे नहीं पूछे जा सकते। इनके अलावा अल्प सूचना, ये भी एक प्रकार का प्रश्न है, एक संक्षिप्त नोटिस प्रश्न है जो 10 दिनों से कम समय का नोटिस देकर पूछा जाता है। इसका भी उत्तर जो है मौखिक रूप से डिमांडेड होता है। अब हम आते हैं शून्यकाल पे। देखिए, जो शून्यकाल है ये भारतीय संसदीय व्यवस्था की अपनी उपज है, ना किसी देश से लिया गया है या एडॉप्ट किया गया है। प्रश्नकाल के तुरंत बाद प्रारंभ होता है और दिन की कार्यसूची के अंत तक चलता है। दूसरे शब्दों में इसे हम कहें तो प्रश्नकाल और कार्यसूची के बीच का जो समय है उसे हम शून्यकाल कहते हैं। यह संसदीय प्रक्रिया में एक भारतीय इजाद है, नवाचार है, और इसकी जो है स्थापना या फिर जो है स्टार्टिंग कहाँ से हुई, तो आप कहेंगे 1962 में अस्तित्व में आया था। यह भारतीय संसद को विशेष बनाता है, इस प्रकार कहीं पहले था नहीं। इनके अलावा इसके तहत सांसद बिना किसी पूर्व सूचना के मामले को उठा सकते हैं। जो शून्यकाल है उसमें जो सार्वजनिक हित के मुद्दे हैं उनको उठाया जा सकता है, बशर्ते कि उस यहाँ तक कि वो सूचना दे हो न दे हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो शून्यकाल में आप मुद्दा उठा सकते हैं लोक हित के। ये नहीं कि आप अपना पूछ रहे हैं कल मुझे जाना है ससुरारी जाऊं कि नहीं जाऊं, तो ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, इसके अलावा भारतीय संसद के आमतौर पर एक वर्ष में 3 सत्र होते हैं। कितने होते हैं सर? 3 सत्र। एगो होता है बजटीय सत्र, एगो होता है मानसून सत्र और एगो होता है शीतकालीन सत्र। इन तीनों में सबसे लंबी अवधि होगी तो आपकी बजटीय सत्र की होगी, और सबसे छोटी अवधि होगी तो आपकी मानसून सत्र की होगी। ये दोनों बात ध्यान रख लेना, यहां से भी क्वेश्चन पास्ट में आए हैं। नोट यहां पर मैंने कुछ लिखा है, एक शून्य आधारित बजट भी होता है। अभी आपने शून्यकाल देखा जो हमारी संसदीय व्यवस्था का एक प्रकार का प्रॉपर्टीज है। एक शून्य बेस्ड बजटिंग सिस्टम भी होता है। ये शून्य बेस्ड बजटिंग सिस्टम जो है, बेस्ड नहीं बेस्ड होगा, यहाँ पे BASED वाला बेस्ड होगा, है ना। बेस्ड मतलब आधारित के तौर पर। ठीक है भाई, तो जीरो बेस्ड बजटिंग सिस्टम जो है ये अमेरिका की उपज है, ये अमेरिका के द्वारा दिया गया था। इस प्रकार की बजट प्रणाली में क्या होता है कि प्रत्येक वर्ष सभी गतिविधियों का पुनः मूल्यांकन किया जाता है। दूसरे शब्दों में प्रत्येक बार बजट बनाते समय सभी खर्चों का मूल्यांकन किया जाता है। तो यह है शून्य आधारित बजट। किसकी देन है? अमेरिका की देन है। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कुल जनसंख्या में ईसाई समुदाय का प्रतिशत कितना था? तो 2.3% ईसाई लोग निवास करते थे जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग। जनगणना 2011 में जनसंख्या वितरण मुख्यतः 6 धार्मिक समुदाय तथा 2 गो ऐसे हैं जो अलग टाइप के हैं। ये 6 गो धार्मिक समुदाय, ये हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, और 2 गो कौन है? अन्य धर्म, जो भाई इतना पॉपुलर नहीं है, और एगो है धर्म निर्दिष्ट नहीं। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि टोटली जनसंख्या को 8 भागों में बांटे गए थे सर। 6 गो तो धर्म जिसका नाम हम जानते हैं, एगो अन्य धर्म सीधे अन्य में मतलब अदर में आ जाता है,
जैसे होता है ना कि भाई आप कोई फॉर्म भरते हो तो वहां पे जो है आपने कोई डॉक्यूमेंट फिक्स करना है, तो वहां पे लिखा रहता है भाई आधार कार्ड, पैन कार्ड, किसी किसी में कंपलसरी रहता है भाई आधार कार्ड ही देना है, लेकिन किसी किसी में कंपलसरी नहीं रहता है तो आप अदर कर देते हो कि मैं कुछ और दे दिया, भाई ड्राइविंग लाइसेंस दे दिया, ठीक है। तो वैसे ही जो है 6 गो तो जिसको हम जानते हैं, एगो अन्य धर्म वाला और एगो जिन्होंने अपना जो है धर्म निर्दिष्ट नहीं था उनका, ठीक है भाई। तो ये मिला के 8 भागों में बांटे गए टोटल पॉपुलेशन को। 11 में पॉपुलेशन था 121 करोड़, ठीक है। हिंदू थे 79.8%, इस्लाम धर्म के लोग थे जो है 14.2%, ईसाई धर्म के लोग थे 2.3%, सिख समुदाय के लोग थे 1.7%, बौद्ध समुदाय के लोग थे 0.7% और जैन समुदाय के लोग थे 0.4%, और जो अन्य धर्म और मत ORP होते हैं वो थे आपके 0.7%, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आपका यहाँ पे बंटवारा हुआ था। विशेष जानकारी के लिए टॉपिक वाइज क्षेत्र आप यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है ना। अगर आपसे पूछता है कि भाई जनगणना 2011 को कितने धार्मिक समुदाय में बांटा गया, तो 6 ही आंसर करना है, क्योंकि धर्म के नाम पे 6 ही है जिसे हमने डिफाइन कर पाया है, जिसका नाम दे पाया है, ठीक है। इनके अलावा किस मुगल बादशाह के द्वारा झरोखा दर्शन की शुरुआत की गई थी, है ना। झरोखा दर्शन वाज स्टार्टेड बाय व्हिच मुगल एम्पायर, तो ये भाई अकबर है, अकबर ने झरोखा दर्शन की शुरुआत किया था, है ना। इसके अलावा झरोखा दर्शन क्या होता है कि बालकनी से जनता का संवाद करना। झरोखा मतलब खिड़की होता है, आपने गुलजार साहब का गीत सुना होगा तो उसमें काफी बार झरोखा आता है, या फिर आंखियों के झरोखे से आपने सुन रखा होगा, ठीक है। झरोखा का मतलब होता है खिड़की। तो भाई बालकनी से जनता से संवाद करना, सेम उसी प्रकार से जैसे शाहरुख खान उनकी जो बिल्डिंग है मन्नत, वहां पे आते हैं एक दिन, कोई फिक्स डेट है, मैं सुनी सुनाई बात कर रहा हूँ, है ना, इतना समय तो मैं कुछ और कर लूंगा यार, है ना, मैं जो है इतने बड़े फ्लोर नहीं किसी का, ठीक है। तो ये जो है वहां पे लोग जाके संवाद सुनते हैं, ठीक है। तो इसी को झरोखा प्रणाली कहते हैं जो अकबर ने चलाया था, ठीक है। इसके अलावा 10 साला बंदोबस्त अकबर के शासनकाल में उनके वित्त मंत्री राजा टोडरमल द्वारा स्टार्ट किया गया था। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में अभी भी पूछे जाते हैं और जाएंगे। 10 साला बंदोबस्त किसने शुरू किया था, तो टोडरमल का नाम आता है, जो वित्त मंत्रालय से जुड़ा हुआ अधिकारी था अकबर के समय में। अकबर के शासनकाल के दौरान सभी कृषि भूमि को 4 भागों में बांटे गए थे, जिसका नाम था पोलाज, परती, चांचर, बंजर। इन चारों में सबसे अधिक उपजाऊ और रेगुलर खेती वाला जो भूमि था उसका नाम था पोलाज, इस पे रेगुलर खेती होती थी। बाद बाकी जो है आपका जो है क्या बोलते हैं, गैप दे दे की खेती होता था और बंजर में खेती न होता था। भारत में मुगलों द्वारा नियोजित पहला शहर पूछेगा तो फतेहपुर सीकरी आंसर करना है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका निर्माण अकबर ने करवाया था और ये आपके कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। कहाँ पे स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। अकबर ने 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा पर जो टैक्स था, जो कर था, उसको समाप्त कर दिया। फिर 1564 में जजिया टैक्स को समाप्त किया। फिर 1582 में दीन-ए इलाही धर्म को चलाया। डायरेक्ट पूछता है दीन-ए इलाही धर्म किसने शुरू किया, तो अकबर ने। इसके अलावा 1575 में इन्होंने इबादत खाना की स्थापना करी, जो फतेहपुर सीकरी में स्थित है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। अकबर और हेमू के बीच पानीपत की जो सेकेंड लड़ाई है ये 1556 में लड़ा गया था, जिसमें आपका अकबर का विजय हुआ था, ये भी ध्यान रखेंगे। अकबर के प्रारंभिक दिनों का रीजेंट कौन थे, तो बैरम खान थे, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ पे हुआ था, कलनौर में, और ये कलनौर कहाँ पे है, तो ये पंजाब में स्थित है, ये भी पूछा जाता है। रॉल्फ फिल्च नामक 1585 में एक अंग्रेज थे जो अकबर के दरबार में सबसे पहले आए थे, ये ध्यान रखना है। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एलिजाबेथ प्रथम महारानी थी, उनको जो है अधिकार यानी व्यापार अधिकार प्रमाण पत्र जो दिए थे, ये 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को दिए थे। तो कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि उस समय इंडिया में अकबर का ही शासन चल रहा था, क्योंकि अकबर 1605 में मरे थे, इससे पहले अकबर का शासन चल रहा था। निम्नलिखित में से कौन सा जनजाति नागदा उत्सव धूमधाम से मनाते हैं, तो रेंगमा जनजाति। नागालैंड की रेंगमा जनजाति नागदा उत्सव मनाते हैं, है ना। वो आओलंग महोत्सव, ये नागालैंड का ही महोत्सव है, जो नागालैंड के कोन्याक नागा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है ना। इसके अलावा यह बसंत का स्वागत करने वाला त्यौहार है, जैसे नववर्ष का त्यौहार होता है। ये अप्रैल महीना में मनाया जाता है। आपके आओलेंग त्यौहार जो है ये आपके अप्रैल महीना में मनाई जाती है नागालैंड के अंदर। सेक्रेनी फेस्टिवल ये अंगामी जनजाति के द्वारा नागालैंड में मनाया जाता है। तलूनी फेस्टिवल ये सूमी जनजाति के लोग जो है नागालैंड में मनाते हैं। इनके अलावा महोत्सव मोंग आओ जनजाति या फिर एओ जनजाति के लोग जो है नागालैंड में बोआई के समय इस प्रकार के त्यौहार मनाते हैं।
हॉर्नबिल, जिसे त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है, ये नागालैंड में मिली जुली समृद्ध फेस्टिवल है जो सभी जनजाति के द्वारा मिलजुल के किया जाता है और 10 दिन तक दिसंबर महीना में चलता है। प्रो कबड्डी लीग सीजन 11 2024 के विजेता कौन रहे हैं? तो प्रो कबड्डी लीग सीजन 11 जो 2024 दिसंबर माह में कराया गया था, इसके विजेता हरियाणा स्टीलर्स हैं। कौन है? हरियाणा स्टीलर्स है। प्रो कबड्डी लीग 2024 का फाइनल मैच जो है श्री शिव छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हरियाणा कॉम्प्लेक्स में हुआ। हरियाणा स्टीलर्स ने पटना पायरेट्स को हराकर जीता। इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो कॉम्प्लेक्स है ये आपके हरियाणा में है, नहीं महाराष्ट्र में है, ठीक है भाई। तो जहाँ पे हरियाणा स्टीलर्स ने पायरेट्स को हराकर खिताब जीता था 2024 सीजन 11वां। प्रो कबड्डी लीग यानी पीकेएल की शुरुआत 2014 में भारत में हुई थी। इस प्रतियोगिता में सबसे सफल टीम यानी 3 बार के विजेता पटना पायरेट्स हैं, इन्हें ध्यान रखेंगे। 71वीं सीनियर राष्ट्रीय पुरुष कबड्डी चैंपियनशिप 2025 के विजेता सर्विसेज टीम है। फाइनल मैच में इन्होंने रेलवे टीम को हराया है, इन्हें ध्यान रखेंगे। देखिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर तो नहीं होते, लेकिन एक आपकी एग्जामिनर के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि उनको ऐसा ही क्वेश्चन पूछना है जो सबके जवान पे न हो। बोलो जुवा कोसरी, है ना। तो भैया ये वाला ध्यान रखना है, 71वीं सीनियर वाला। एशियन महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2025 के विजेता भारत तथा उपविजेता ईरान है। कल आप बोलोगे भाई सर आपने इससे पिछले क्लास में बताए थे कि भाई महिला और पुरुष दोनों टीम के विजेता जो हैं भारत रहे हैं और उपविजेता इंग्लैंड रहे हैं। तो आप सही सुने हैं गुरुजी, यहाँ पे नहीं लिखा हूँ, वो था कबड्डी वर्ल्ड कप 2025। ये है आपका एशियन महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2025। तो वर्ल्ड कप और एशियन चैंपियनशिप फर्क तो होता होगा ना भाई। एशियन लिखा है मीन्स एशिया के देश पार्टिसिपेट करते हैं, वर्ल्ड कप मतलब जो क्वालिफाई कर गए सब पार्टिसिपेट कर पाएंगे, ठीक है भाई। तो जो वर्ल्ड कप वाला है कबड्डी वर्ल्ड कप 2025, पुरुष चाहे महिला दोनों के विजेता है भारत और दोनों के उपविजेता है इंग्लैंड। कहां पे मैच हुआ था? तो इंग्लैंड में। लेकिन जो एशियन महिला कबड्डी चैंपियनशिप है इसके विजेता है भारत, लेकिन उपविजेता है कौन? ईरान। और कहां पे हुआ था? तो ईरान में हुआ था। नोट, एशियन महिला कबड्डी चैंपियनशिप की पहली बार आयोजन हैदराबाद में 2005 में किया गया था, VVI कर लेंगे। आज जो पुरुष वाला कबड्डी वर्ल्ड कप है उसका पहली बार शुरुआत 2004 बॉम्बे में किया गया था, ठीक है, ये बात भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट नोट करके मैंने लिखा हूं, कबड्डी वर्ल्ड कप महिला तथा पुरुष 2025 के विजेता भारत है, मैंने लिख दिया है भाई। दोनों उपविजेता इंग्लैंड है, दोनों ही प्रतियोगिता इंग्लैंड में कराए गए थे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो PDF पढ़ते हैं तो क्लास नहीं देखते, तो उनके लिए मैं PDF में थोड़ी बोल पाऊंगा, तो कंटेंट ही बोलेगा, लिखा हुआ चीज बोलेगा, इसीलिए नोट लिख देता हूं। तुम्हारे लिए हर एंगल से सुविधा देने के लिए तैयार हूं, बस तुम्हें पढ़ना है, ठीक है। नोट यहाँ पे है, पुरुष कबड्डी विश्व कप का पहला आयोजन 2004 में मुंबई में करवाया गया था, जो ये वर्ल्ड कप वाली बात है, जिसके करंट होल्डर भारत और रनर अप इंग्लैंड है। अब आपके लिए 3 सवाल यहाँ पे छोड़ के जाऊंगा, जो जुझारू बच्चे हैं, है ना, वो देंगे जवाब। सवाल आपके लिए, भारत में दूसरी बार एशियाई खेल का आयोजन कब किया गया था? कोई ऑप्शन दे दूं कि नहीं दूं? दे देता हूं, 1980, 1984, है ना, 1984, 1982 और 1988, ये 4 ऑप्शन है ना। इसके अलावा IPL 2024 के विजेता कौन है? एक टीम का नाम है RCB, एक का नाम है MI, एक का नाम है भाई क्या नाम है टीम सबका, एक है आपका रॉयल चैलेंज बेंगलुरु, एक है राजस्थान रॉयल, एक है आपका दिल्ली कैपिटल, ठीक है, ये 4 टीम है। WPL 2025 में ऑरेंज कैप किसे दिया गया है? इसमें तो मैं आपको ऑप्शन भी नहीं दूंगा, क्योंकि उस खिलाड़ी का नाम सहित आपको बताया था, उनकी उपलब्धि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बताया था, बताना। इनके अलावा प्रसिद्ध पुस्तक द लोलैंड के लेखक किस भारतीय अमेरिकी लेखिका को मैन बुकर पुरस्कार के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया गया था? ध्यान से देखें, इस पुरस्कार को मिला नहीं है, ये पुस्तक को मिला नहीं, लेकिन शॉर्ट लिस्टेड किया गया था। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई शॉर्ट लिस्टेड हुआ, वही पूछ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे झुम्पा लाहिरी आपका आंसर हो जाएगा। झुम्पा लाहिरी की अन्य पुस्तक देख लेते हैं, इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज होता है, द नेमसेक काफी पॉपुलर है, अनकस्टम्ड अर्थ होता है, द लोलैंड होता है, इसके अलावा वेयर हॉर्स होता है, इन अदर वर्ड्स होता है। ये सभी के सभी जो पुस्तक है ये झुम्पा लाहिरी जी के द्वारा लिखा गया है। ये आपका प्रोफेशनल राइटर हैं, है ना, और ये जो है अंग्रेजी में लिखती है। इनके अलावा अरविंद अडिगा व्हाइट टाइगर के लिए प्रतिष्ठित मैन बुकर पुरस्कार इन्हें दिया गया है ना। BS नैपाल वो पुरुष हैं या फिर वो मतलब मेल लेखक हैं जो भारतीय मूल के हैं और पहली बार मैन बुकर पुरस्कार पाए हैं पुरुष में। अरुंधति राय मैडम जो है ये प्रथम महिला हैं जिन्होंने मैन बुकर पुरस्कार जीतने वाली महिला भारतीय बनी या फिर भारतीय मूल की
महिला है जिन्होंने पहली बार मैन बुकर पुरस्कार जीती, जैसे आप समझ सकते हैं, है ना, यहाँ पे लिखा गया है। अब देखिए मैन बुकर पुरस्कार अलग होता है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार अलग होता है। मैन बुकर पुरस्कार की शुरुआत 1969 में हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की शुरुआत 2005 में हुआ था, है ना। इन दोनों पुरस्कार में क्या अंतर है? जो मैन बुकर पुरस्कार है, जो मैन बुकर पुरस्कार है, ये पुरस्कार सिर्फ उसी राइटर को दिया जाते हैं जिनकी प्रकाशन इंग्लिश के अंदर डायरेक्ट होती है, और इंग्लिश के अंदर कंटेंट लिखते हैं और प्रकाशन जो है आपका ब्रिटेन आयरलैंड क्षेत्र में हुआ हो, ठीक है। तो उनको जो है आपके मैन बुकर पुरस्कार के लिए शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा, बाद में दिया जाएगा। और जो आपके अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है, आप चाहो तो ये मगधी में पुस्तक लिख लो, लेकिन अगर आपकी पुस्तक शॉर्टलिस्टेड हुई है ना, तो आपको भी अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिल सकता है। इसका नाम ही अंतर्राष्ट्रीय, मतलब दूसरे देश वाले को भी बुकर पुरस्कार की जो है स्वाद दिया जा सकता है इस प्राइज के अकॉर्डिंग। लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है, भले आप मगधी में लिखे हो, लेकिन आपके पुस्तक कोई भी राइटर के द्वारा या आप खुद ही अंग्रेजी में रूपांतरण या ट्रांसलेट कर दें, है ना, ट्रांसलेट कर दें, तभी जो है आपके पुस्तक को मिल सकता है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, ठीक है। अब आ जाते हैं आगे, लेटेस्ट जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के विजेता हैं उनके बारे में जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 के विजेता गीतांजलि श्री, जिन्होंने अपनी पुस्तक हिंदी भाषा में रेत की समाधि लिखी, जिन्हें बाद में अंग्रेजी में अनुवाद किया गया टॉम्ब ऑफ सैंड के नाम से, और इन्होंने 2022 का जो है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के विजेता बानू मुश्ताक जी हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक हार्ट लैम्प को कन्नड़ भाषा में लिखी थी, बाद में इनको जो है अंग्रेजी में रूपांतरित हो किया जाता है, और बाद में इन्हें 2025 के लिए इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। भारत ही नहीं, एशिया के पहले नोबेल साहित्य विजेता जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, जिन्हें गुरुदेव कहा जाता है। इन्होंने अपने पुस्तक गीतांजलि के लिए यह प्राइज प्राप्त किए थे। काल बैसाखी जो पूर्व मानसून वर्षा है, यह भारत के किस भौगोलिक क्षेत्र में आती है? उत्तर पूर्वी तटीय भारत में आती है आपके काल बैसाखी। काल बैसाखी जो है यहाँ से यहाँ तक के क्षेत्र को कवर करेगा, हालांकि ये झारखंड वगैरह पर भी असर डालता है थोड़ा बहुत, लेकिन ये क्षेत्र है आपका काल बैसाखी का, ठीक है भाई। तो ये ध्यान रखेंगे। काल बैसाखी जिसे नॉर्वेस्टर भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? नॉर्वेस्टर। भारत के पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्य में आने वाला एक विनाशकारी तूफान है। यह मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, झारखंड, उड़ीसा राज्यों को प्रभावित करता है। काल बैसाखी में तेज हवाएं, भारी बारिश और ओलावृष्टि होती है, जो गर्मी से राहत तो दिलाता है, लेकिन अगर कंपैरिजन करें दुख और सुख में, तो दुख ज्यादा देता है। इनके अलावा एक प्री मानसून वर्षा, ब्लॉसम शावर, या है ना कॉफी वर्षा भी इसे कहते हैं, ये पश्चिमी घाट के क्षेत्र खासकर कर्नाटक में आता है, जहां पर स्थानीय मतलब ये तो स्थानीय घटना है ही, जहां पर कॉफी के फसल के लिए ये अच्छा होता है, फूल खिला देता है ना। इनके अलावा एक मैंगो सावर होता है। देखिए मैंगो सावर और कॉफी सावर ये दोनों एक ही नहीं है, दोनों अलग अलग है। कॉफी सावर जहां पहले आ जाता है, ये आपके मार्च अप्रैल में ही आ जाता है ना। ये आपके कब आ जाते हैं सर? ये मार्च अप्रैल में ही आ जाती है, यानी ये बहुत प्रे मानसून वर्षा है। और जो मैंगो सावर है ये मई जून में आती है, ठीक है भाई। तो ये एकदम एग्जैक्ट वर्षा से पहले आता है, और ये वर्षा से बहुत पहले आ जाता है आपका काल बैसाखी के जैसा ही आपका क्या ब्लॉसम सावर या कॉफी सावर, ठीक है। तो ये जो मैंगो सावर है ये आम के फसल के लिए अच्छा होता है, ये मानसून से पहले आता है मई के महीने में, और कॉफी सावर थोड़ा पहले आता है। लू एक गर्म हवा है ना, ये गर्मी के महीनों के दौरान भारत के उत्तरी मध्य भाग में चलती है, जो झुलसा देती है चीजों को, ठीक है। अब आते हैं वन लाइनर को समझते हैं। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा निम्नलिखित में से कहां से लिया गया? ये क्वेश्चन सब पूछे गए जिसे मैं एक्सप्लेन नहीं करना समझा उचित, है ना। तो भाई ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संविधान में कहां से क्या लिया गया है? संशोधन, आर्टिकल सब चीज पढ़ा दिया हूं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। समवर्ती सूची भी यहीं से लिया गया है ना। इसके अलावा संघ सूची कहेगा तो कनाडा से लिया गया है, ठीक है, इसे भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा जलियांवाला बाग हत्याकांड किस आयोग के द्वारा मतलब जांच के लिए कौन से कमेटी का गठन हुआ? तो हंटर आयोग का। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब होती है? 13 अप्रैल 1919 को होती है। उस समय कौन रहता है भाई वहाँ पे? जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, यानी चेम्सफोर्ड रहता है उस समय आपका, है ना। इसके अलावा जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ ही क्यों था? तो एक रॉलेट एक्ट करके कानून आया था,
ये रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा गया था। इसके मतलब ये एक ऐसा कानून था कि शक के दायरे में लेकर किसी को भी पूछताछ के लिए रिमांड पे लिया जा सकता था। इसी कानून को विरोध करते हमारे कुछ नेता गिरफ्तार हो गए थे, जिसको छुड़ाने के लिए हम अमृतसर के जालियांवाला बाग में बहुत सारे नेतागण के साथ हम बैठक किए थे। तभी जो है मुखबिरी हो जाने के कारण जनरल ओडायर जो है गोली चलाने का आदेश दे देते हैं और वहाँ पर जनसंहार हो जाते हैं। ठीक है भाई। इसके अलावा महरौली, बाद में इसको गोली कौन मारते हैं? जनरल ओडायर को। तो एक क्वेश्चन आप यहाँ से कर लेना। इनके अलावा महरौली स्तंभ का संबंध किससे है? चंद्रगुप्त सेकंड यानी विक्रमादित्य से है ना, विक्रमादित्य चंद्रगुप्त सेकंड। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। आग्नेय अवसादी कायांतरित शैल सतत प्रयास माध्यम से परिवर्तनीय होते। भाई शैल चक्र अभी तो ठंडा भी नहीं हुआ है, लपट शैल का कल ही तो बताया था, इससे पिछले क्लास में शैल चक्र को समझाया हूं इमेज के साथ, तो जाके देखो ना। कुछ लाभ पाने के लिए शुरुआती चाल के दौरान अपनी मोहरों को गवा देना शतरंज में क्या कहलाता है? गैम्बिट कहलाता है। शतरंज सीखना है जो है टॉपिक बैच में अलग से, शतरंज को मैंने अलग से पढ़ा दिया है, क्योंकि आपके जो एग्जामिनर है शतरंज से क्वेश्चन लाते हैं, क्योंकि आप देख रहे हो कि शतरंज में भारत के युवा बहुत अच्छे कर रहे हैं, बहुत अच्छे, है ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके आते हैं भाई कौन से मोहरा की चाल कैसी होती है। जैसे अगर आपका सबसे छोटका मोहरा जो है आपका उसको ले लिया जाए, है ना, तो भाई ये चलता कैसा है? तो चलता तो सीधा है लेकिन काटता तिरछा है ना। कौन कौन से मोहरा होते हैं? राजा, रानी, ऊंट, घोड़ा, है ना, हाथी भी होता है ना, ये सब ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन, आर्य समाज का गठन, इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का गठन, कांग्रेस समाजवादी दल का गठन। ये चारों एक ही क्वेश्चन में पूछे गए थे उस शिफ्ट में जहां से मैं ये क्वेश्चन सब लिया हूँ। सुभाष चंद्र बोस जी हो गया फॉरवर्ड ब्लॉक का, दयानंद सरस्वती 1875 हो गया आर्य समाज का, सुरेंद्रनाथ बनर्जी हो गया आपका लिबरल फेडरेशन का, और जयप्रकाश नारायण हो जाएगा समाजवादी कांग्रेस दल का। जंतु जगत में निम्नलिखित में से किस संघ के शरीर जो है खंड युक्त होते हैं? तो भाई ये एनालिडा के होते हैं, जैसे केचुआ वगैरह, एक जगह से काट दो फिर भी जिंदा रहते हैं, देखते हो ना। उत्तर प्रदेश के पिपरावा स्तूप किससे बनाए गए? ईंट से। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब आई? 2000 में आई। मल्लिका साराभाई कौन नृत्य से संबंधित है? तो कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम। और इनकी जो माता जी थी, है ना, मृणालिनी साराभाई, है ना, मृणालिनी साराभाई जो थी, है ना, तो ये आपका भरतनाट्यम और कथकली से संबंधित है ना, भरतनाट्यम और कथकली से संबंधित, दोनों बात ध्यान रखें। ये थे आखिरी प्रश्न, आखिरी आंसर। अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, है ना। हमारा कोई सा भी कंटेंट चाहिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लिंक क्लिक करके व्हाट्सअप मैसेज के थ्रू कंटेंट को बाय कर सकते हैं, है ना। एक ही बात याद रखना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद।